एक समय था जब कोलंबिया के मेडेलिन का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ ड्रग्स, कार्टेल वॉर्स और पाब्लो एस्कोबार की खूनी दुनिया की तस्वीर उभरती थी। ये वही शहर था जहां कभी सड़कों पर गोलियों की आवाजें गूंजती थी, किडनैपिंग्स आम बात थी और रात होते ही पूरा शहर डर के साए में जीने लगता था। लेकिन समय बदला और मेडेलिन ने खुद को बदलना शुरू किया। 2000 के दशक से सिटी में सिक्योरिटी बढ़ी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, मेट्रो सिस्टम्स एंड केबल कार्स बने और कैफेज, रूफटॉप क्लब्स और लग्जरी नाइट लाइफ कल्चर तेजी से एक्सपैंड होने लगा। धीरे धीरे मेडेलिन ने अपनी पुरानी वायलेंट इमेज को पीछे छोड़कर खुद को एक मॉडर्न टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में रीब्रांड कर लिया। जल्द ही कोलंबिया का ये शहर फॉरेन टूरिस्ट का फेवरेट हॉटस्पॉट बन गया। दुनिया भर के टूरिस्ट, ट्रैवल व्लॉगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मेडेलिन को लैटिन अमेरिका की पार्टी कैपिटल कहकर प्रमोट करने लगे। लेकिन इसी चमकदार नाइट लाइफ और टूरिज्म बूम के पीछे एक दूसरी दुनिया भी धीरे धीरे आकार ले रही थी। एल पोब्लाडो और पार्के लेरास जैसे इलाकों में लेट नाइट पार्टीज, कॉल गर्ल्स और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स का एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप होने लगा जिसने मेडेलिन को सिर्फ पार्टी सिटी नहीं बल्कि एडल्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन की पहचान भी दे दी। कोलंबिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल होने और नाइट लाइफ कल्चर के खुलकर फैलने से ये इंडस्ट्री और तेजी से बढ़ने लगी और डेटिंग एप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऑनलाइन एस्कॉर्ट लिस्टिंग्स और प्राइवेट पार्टी नेटवर्क्स ने इस पूरे कारोबार को ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट सिस्टम की तरह ऑर्गेनाइज बना दिया। लेकिन समय के साथ ये सब और ज्यादा खतरनाक होता चला गया। अय्याशी के इस बाजार में वर्जिन लड़कियों की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। फॉरेन टूरिस्ट को खुश करने के लिए 10-12 साल की उम्र की लड़कियों को भी इस अंधेरी दुनिया में धकेला जाने लगा। कहीं पैसों का लालच इस्तेमाल हुआ तो कहीं गैंग्स ने जबरदस्ती लड़कियों को इस धंधे में उतार दिया। मेडेलिन के बारे में आज एक बात बहुत मशहूर है कि अगर मेडेलिन पर छत डाल दी जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वेश्यालय लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि मेडेलिन, जिसने खुद को वायलेंस और कार्टेल वॉर से बाहर निकालकर वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव सिटी की पहचान बनाई थी, वही शहर आखिर फॉरेन टूरिस्ट को परोसे जा रहे यौन सुख के लिए सेक्स टूरिज्म कैपिटल ऑफ कोलंबिया एंड लैटिन अमेरिका कैसे बन गया। मेडेलिन की कहानी समझने के लिए उसके पास को समझना बेहद जरूरी है। कोलंबिया का ये सेकेंड लार्जेस्ट शहर एंडीज माउंटेन्स की खूबसूरत वादियों के बीच बसा हुआ है। नेचुरल ब्यूटी और साल भर सुहाने मौसम के चलते इसे इटर्नल सिटी ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर में मेडेलिन एक तेजी से बढ़ता इंडस्ट्रियल सिटी था। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, कॉफी ट्रेड और छोटे बिजनेसेस की वजह से ये कोलंबिया का एक बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बना हुआ था। लेकिन 1970s आते आते मेडेलिन की किस्मत ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। ग्लोबलाइजेशन और फॉरेन कंपटीशन की वजह से मेडेलिन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मंदी की चपेट में आ गई। फैक्ट्रियां बंद होने लगी और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। यही वो समय था जब क्राइम ने मेडेलिन में तेजी से अपने पैर पसारने शुरू किए। पाब्लो एस्कोबार नाम के ड्रग लॉर्ड का खतरनाक राइज हुआ जिसने मेडेलिन को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। पाब्लो एस्कोबार ने अपने मेडेलिन कार्टेल के जरिए कोकेन ट्रैफिकिंग का ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसने कोलंबिया की सरकार तक को हिला दिया था। बेरोजगारी और गरीबी का फायदा उठाकर पाब्लो एस्कोबार ने युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी और पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया। वो इतना खतरनाक था कि पूरे अमेरिका में सप्लाई होने वाले कोकेन का 80% हिस्सा वो अकेला सप्लाई करता था। ड्रग के कारोबार से उसका कार्टेल एनुअली 22 से 26 बिलियन डॉलर तक कमाता था, जबकि उस समय कोलंबिया की जीडीपी केवल 35 बिलियन डॉलर के करीब थी। इस तरह वो अकेला ही अपने देश की 65 से 70% जीडीपी अपनी जेब में रखकर घूमता था। उसके इस दौर में मेडेलिन की सड़कों पर बॉम्ब ब्लास्ट, किडनैपिंग्स, असैसिनेशंस और गैंग वॉर्स आम बात बन चुकी थी। हर साल हजारों हत्याएं होती थी और पूरा शहर कार्टेल वायलेंस के डर में जी रहा था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि 1990s में मेडेलिन को दुनिया का सबसे डेंजरस शहर कहा जाने लगा था। इस माहौल का सीधा असर कोलंबिया के टूरिज्म पर पड़ा और मेडेलिन फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए एक नो गो जोन बन गया। लोग कोलंबिया आने से भी डरने लगे और ऐसे में इन्वेस्टमेंट रुक गया, जिससे कोलंबिया की इकोनॉमी पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ रोजगार के अवसर कम होने लगे और देश के लोग तेजी से गरीब होने लगे। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया और जल्द ही देश की 70% आबादी एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे जीने को मजबूर हो गई। लोगों की जान यहाँ इतनी सस्ती हो गई थी कि इसे मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। शहर एक विशियस साइकिल में फंस गया जहाँ वायलेंस पॉवर्टी को बढ़ाता था और पॉवर्टी फिर क्राइम को बढ़ाती थी।
थी। लेकिन 1993 में पाब्लो एस्कोबार की मौत के बाद धीरे धीरे मेडेलिन बदलना शुरू हो गया। कोलंबियन गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि अगर शहर को बर्बाद होने से बचाना है तो कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। ऐसे में सरकार ने सबसे पहले मेडेलिन की सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत किया और ड्रग माफियाओं के खिलाफ एग्रेसिव ऑपरेशंस चलाए। इसके साथ ही सरकार ने मेडेलिन में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी अपनाई। मेट्रो सिस्टम को एक्सपैंड किया गया और केबल कार्स को उन पहाड़ों पर बसी गरीब बस्तियों तक पहुंचाया गया जो पहले आइसोलेटेड थी। इससे वहां रहने वाले लोगों को रोजगार और मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिला। इसके साथ ही पब्लिक लाइब्रेरीज, पार्क्स और एजुकेशन सेंटर्स बनाए गए ताकि युवाओं को क्राइम से दूर रखा जा सके। 2009 में मेडेलिन में रूता एन नाम का इनोवेशन सेंटर स्टैब्लिश किया गया, जिसने सैकड़ों विदेशी टेक कंपनियों को शहर में अट्रैक्ट किया और हजारों नौकरियां पैदा हुई। ऐसे में धीरे धीरे मेडेलिन को लेकर दुनिया की सोच भी बदलने लगी। जो शहर कभी ड्रग्स और हत्याओं के लिए बदनाम था, अब वही मॉडर्नाइजेशन की मिसाल बनकर सामने आने लगा। साल 2013 में मेडेलिन को वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव सिटी तक चुना गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक समय का मर्डर कैपिटल रहा मेडेलिन अब लैटिन अमेरिका के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में गिना जाने लगा था। इस वजह से धीरे धीरे दुनिया भर के लोगों का कॉन्फिडेंस भी वापस आने लगा और वो इस शहर की नेचुरल खूबसूरती को निहारने फिर से आने लगे। यहाँ रहना काफी सस्ता था, मौसम साल भर सुहाना रहता था और पहले के मुकाबले शहर अब काफी सुरक्षित भी माना जाने लगा था। इसलिए टूरिस्ट के साथ साथ हजारों फॉरेन यंगस्टर्स और ऑनलाइन काम करने वाले लोग भी यहाँ लंबे समय तक रहने आने लगे। टूरिज्म बढ़ने के साथ मेडेलिन की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने लगी। नए कैफेज खुलने लगे, रेस्टोरेंट्स और बार्स की भरमार हो गई, क्लब्स देर रात तक भरे रहने लगे और किराए पर अपार्टमेंट्स देने का बिजनेस तेजी से फैलने लगा। इसी ग्रोथ के साथ नाइट लाइफ कल्चर भी एक्सपैंड होने लगा। मेडेलिन का एल पोब्लाडो एरिया, खासकर पार्के लेरास, फॉरेन टूरिस्ट के लिए सबसे पॉपुलर हॉटस्पॉट बना। रात होते ही यहाँ की सड़कों पर म्यूजिक, पार्टीज और फॉरेन टूरिस्ट की भीड़ दिखाई देने लगी। लेकिन इसी चमक दमक के साथ एक दूसरी डिमांड भी तेजी से बढ़ने लगी। बहुत से फॉरेनर्स यहाँ सिर्फ घूमने या पार्टी करने नहीं, बल्कि यौन सुख की तलाश में भी आने लगे। चूंकि कोलंबिया में कंसेंट के साथ एडल्ट प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, इसलिए ये सब खुलकर और काफी आसानी से होने लगा। ये वही मोड़ था जब क्रिमिनल ग्रुप्स और लोकल नेटवर्क्स को एक नया और बेहद प्रॉफिटेबल धंधा दिखाई देने लगा। साल 1993 में पाब्लो एस्कोबार की मौत के बाद मेडेलिन कार्टेल बिखर चुका था, लेकिन उसके खत्म होते ही शहर में कई नए क्रिमिनल गैंग्स उभरने लगे थे, जिनमें ला ऑफिसिना दे एनविगाडो जैसे गैंग सबसे ताकतवर बनकर सामने आए। इन गैंग्स ने जल्दी ही समझ लिया कि मेडेलिन में बढ़ता टूरिज्म सिर्फ लीगल बिजनेस नहीं, बल्कि इलीगल कमाई का भी बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। धीरे धीरे इन गैंग्स ने ड्रग्स और एक्सटॉर्शन के साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में भी हाथ डालना शुरू कर दिया। चूंकि कोलंबिया में एडल्ट प्रोस्टिट्यूशन लीगल था, इसलिए इस कानून का फायदा उठाकर क्रिमिनल्स ने टूरिज्म के नाम पर हिडन एडल्ट सर्विसेज का पूरा जाल खड़ा कर दिया। फॉरेन टूरिस्ट के लिए ऐसे पैकेजेस तैयार किए जाने लगे, जिनमें फॉरेन टूरिस्ट को मेडेलिन की खूबसूरत जगह घुमाने, लेट नाइट पार्टीज एंजॉय करवाने, ड्रग्स और उनके यौन सुख के लिए लड़कियां प्रोवाइड करवाने तक सब शामिल होता था। गैंग्स के लिए इसमें सबसे ज्यादा फायदे की बात यह थी कि पहले उन्हें पैसे कमाने के लिए ड्रग्स को देश के बाहर भेजना पड़ता था, जिसमें हर समय पुलिस और एजेंसी से पकड़े जाने का भारी खतरा रहता था। लेकिन अब फॉरेन कस्टमर्स खुद मेडेलिन आ रहे थे, यानी लीगल मार्केट अब सड़कों और बॉर्डर्स से निकलकर सीधे होटल्स, क्लब्स और रेंटेड अपार्टमेंट्स तक पहुंच चुका था। क्रिमिनल नेटवर्क्स का काम बस इतना रह गया था कि होटल्स में बैठे टूरिस्ट तक उन्हें ड्रग्स और लड़कियां पहुंचानी थी। सिर्फ गैंग्स ही नहीं, बल्कि कई साफ सुथरे दिखने वाले होटल ओनर्स, क्लब मैनेजर्स और नाइट लाइफ बिजनेस चलाने वाले लोग भी इस धंधे में उतर गए। वो अपने होटल्स, बार्स और लग्जरी अपार्टमेंट्स को इस तरह पेश करने लगे जहां फॉरेन टूरिस्ट को हर तरह की मौज मस्ती मिल सके। बड़े बड़े होटल्स, रूफटॉप बार्स और लग्जरी अपार्टमेंट्स के अंदर रात होते ही प्राइवेट पार्टी सजने लगी, जहां शराब, ड्रग्स और लड़कियों का खुला खेल चलता। फॉरेन टूरिस्ट को यह एहसास दिलाया जाता कि मेडेलिन में पैसा फेंको और जो चाहो वो मिल जाएगा। कुछ रिजॉर्ट्स और अपार्टमेंट्स के बारे में तो ये तक मशहूर हो गया कि वहां रूम बुकिंग के साथ साथ लड़कियों का इंतजाम भी पैकेज का हिस्सा होता है। ऊपर से ये सब लग्जरी टूरिज्म और नाइट लाइफ का हिस्सा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा खेल जिस्म, ड्रग्स और पैसों के दम पर चलता है। मेडेलिन की रातें धीरे धीरे ऐसी मंडी में बदलने लगी जहां फॉरेन टूरिस्ट सिर्फ पार्टी करने नहीं, बल्कि अपनी हर गंदी ख्वाहिश
पूरी करने आने लगे। मेडेलिन के इस पूरे माहौल को दुनिया भर में फैलाने का काम सोशल मीडिया करने लगा। यूट्यूब ट्रैवल व्लॉग्स, इंस्टाग्राम रील्स, रेडिट फोरम्स और प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप्स में मेडेलिन को बार बार एक ऐसे पार्टी पैराडाइज की तरह दिखाया जाने लगा जहां यौन सुख समेत हर अय्याशी आसानी से मिल जाती है। ट्रैवल व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स खुलकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। कोई लेट नाइट पार्टीज दिखाता, कोई खूबसूरत लोकल गर्ल्स की बातें करता, तो कोई मेडेलिन को मेंस फैंटेसी सिटी कहकर प्रमोट करता। धीरे धीरे इंटरनेट पर इस शहर की ऐसी इमेज बन गई कि बहुत से फॉरेन टूरिस्ट अब यहाँ सिर्फ नेचर, वेदर या कल्चर देखने नहीं बल्कि शराब, ड्रग्स और यौन सुख के लिए आने लगे। लौटकर वो अपने एक्सपीरियंसेस दोस्तों, ऑनलाइन कम्युनिटीज और प्राइवेट ग्रुप्स में शेयर करते। इससे हर साल यहाँ फॉरेन विजिटर्स की संख्या इतनी बढ़ गई कि साल 2023 में मेडेलिन में 1.2 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट आए, जिससे ये कार्टागेना को पीछे छोड़कर बोगोटा के बाद कोलंबिया का दूसरा सबसे ज्यादा विजिटेड सिटी बन गया। समय के साथ ये धंधा इतना ज्यादा फैल गया कि मेडेलिन की नाइट लाइफ और यौन व्यापार एक दूसरे से जुड़ते चले गए और लोग मेडेलिन को कोलंबिया और लैटिन अमेरिका की सेक्स टूरिज्म कैपिटल के नाम से जानने लगे। असल में अमेरिका और यूरोप से आने वाले टूरिस्ट के लिए कोलंबिया बेहद सस्ता पड़ता है। उनके लिए $1000-2000 खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वही पैसे यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम बन जाते हैं, क्योंकि उनके $100 यहाँ के लाखों पैसों के बराबर होते हैं। यही वजह है कि यहाँ फॉरेन टूरिस्ट अपनी मनपसंद लड़कियों के लिए मुंह मांगे कीमत देने को तैयार रहते हैं। धीरे धीरे इस धंधे में पैसा इतना तेजी से घूमने लगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ते चले गए। कुछ लड़कियों और महिलाओं ने गरीबी और मजबूरी में इस रास्ते को चुना, लेकिन जब उन्हें इस काम में ज्यादा पैसे मिलने लगे तो वो इसी काम में फंसती चली गई। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, वैसे वैसे इस धंधे का सबसे खौफनाक चेहरा भी सामने आने लगा। क्रिमिनल गैंग्स द्वारा हजारों लड़कियों और महिलाओं को बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर या सीधा अगवा करके इस दलदल में धकेला जाने लगा। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह है कि गैंग्स सिर्फ अडल्ट वुमेन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इस गंदे मार्केट में वर्जिन लड़कियों की डिमांड सबसे ज्यादा थी। इसलिए इस डिमांड ने मेडेलिन के कई इलाकों को इंसानियत के लिए शर्मनाक जगह में बदल दिया। गैंग्स अब कम उम्र की लड़कियों को टारगेट करने लगे। 10 से 16 साल की लड़कियों को समय से पहले जवान और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उन्हें हार्मोनल इंजेक्शंस और मेडिसिन दिए जाने लगे। मेडेलिन में ऐसी अंडरग्राउंड पार्टीज और सीक्रेट डील्स होने लगी जहां अमीर फॉरेन टूरिस्ट तक नाबालिग लड़कियां पहुंचाई जाने लगी। कहा जाता है कि फॉरेन टूरिस्ट में नाबालिग लड़कियों को लेकर भारी डिमांड को देखते हुए क्रिमिनल गैंग्स मेडेलिन में उनका ऑक्शन भी करते हैं। जैसे ही कोई नाबालिग लड़की ऑक्शन के लिए सिलेक्ट होती है, ये क्रिमिनल ग्रुप्स उस लड़की की फैमिली तक पहुंच बनाते हैं और उनकी बेटी के बदले भारी भरकम पैसे ऑफर करते हैं। अक्सर गरीब घरों की लड़कियों को टारगेट किया जाता है और कई बार ये ऑफर उस गरीब फैमिली की साल भर की कमाई से भी ज्यादा होता है। ऐसे में बहुत सी फैमिलीज इसके लिए राजी हो जाती है और जो तैयार नहीं होते या पुलिस के पास जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें डेथ थ्रेट्स मिलने लगती है। कोलंबिया के एनजीओ C3 के डायरेक्टर लुइस पार्दो के मुताबिक 14 बच्चों की एक मां ने अपनी 12 कम उम्र की बेटियों की वर्जिनिटी $200 प्रति बच्ची के हिसाब से बेच दी थी। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को स्कूल और खेल के मैदान में होना चाहिए, उस उम्र में मेडेलिन की कई बच्चियां फॉरेन टूरिस्ट की हवस का सामान बन चुकी थी और उन्हें इस दलदल में धकेलने वाला और कोई नहीं बल्कि उन्हें अपनी कोख से जन्म देने वाली उनकी माएं थी। धीरे धीरे ये सब इतना आम होता चला गया कि लोगों ने इसे नॉर्मल मानना शुरू कर दिया। जो चीज कभी हिडन और शॉकिंग मानी जाती थी, वो मेडेलिन की नाइट लाइफ कल्चर का हिस्सा बन गई। यही नॉर्मलाइजेशन इस ट्रेंड को सस्टेन करती है, क्योंकि नए टूरिस्ट पहले से बने हुए परसेप्शन के साथ यहाँ आते हैं और इस इकोसिस्टम को सस्टेन करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कई मामलों में गैंग्स और क्रिमिनल नेटवर्क्स ने कई लड़कियों को जानबूझकर ड्रग्स का आदी भी बनाया, ताकि वो हमेशा के लिए इसी अंधेरी दुनिया में फंसी रहे। पहले पार्टीज और फ्री फन के नाम पर उन्हें ड्रग्स दी जाती और जब एडिक्शन लग जाती तो फिर कई लड़कियां सिर्फ ड्रग्स और सर्वाइवल के लिए इस धंधे में काम करने को मजबूर हो जाती। लेकिन ये गैंग्स सिर्फ मेडेलिन के टूरिस्ट तक ही सीमित नहीं रहे। धीरे धीरे ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स के जरिए लड़कियों को यूरोप, एशिया, कैरेबियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका तक भेजा जाने लगा। इनमें से कई लड़कियों को गरीब रूरल एरिया से बहला फुसलाकर या पैसों में खरीद कर लाया जाता था। ऐसे में यहाँ की महिलाओं की स्थिति साल दर साल
खराब होती गई। उन्हें इंसान नहीं, एक प्रोडक्ट की तरह देखा जाने लगा जिसे पैसे देकर खरीदा जा सकता हो। इस पूरे माहौल ने महिलाओं को सोसाइटी में बराबरी और सम्मान देने के बजाय उन्हें सिर्फ जिस्म और मनोरंजन की चीज बनाकर रख दिया। इतना ही नहीं, कई गैंग्स खूबसूरत लड़कियों के जरिए फॉरेन टूरिस्ट को लूटते भी हैं। टूरिस्ट को यौन संबंध के बहाने होटल में बुलाया जाता है, फिर उन्हें बेहोश करने वाले खतरनाक ड्रग्स देकर लूट लिया जाता है। कई मामलों में फॉरेन टूरिस्ट की मौत तक भी हो चुकी है। मेडेलिन की नाइट लाइफ को इस स्तर तक पहुंचाने में सिर्फ गैंग्स और क्लब्स का ही हाथ नहीं है, बल्कि कनेक्टर्स या फिक्सर्स के रूप में काम करने वाले लोगों का भी रोल है। ये लोग टूरिस्ट और लोकल वुमेन के बीच डील सेट करते हैं। ये लोग अक्सर सोशल मीडिया के जरिए टूरिस्ट से संपर्क करते हैं और उन्हें अलग अलग लड़कियों की फोटोज और प्रोफाइल्स भेजते हैं और फिर उनके बजट और डिमांड के हिसाब से अरेंजमेंट्स करते हैं। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा पैसा उन मिडिल मैन के पास ही जाता है। कई बार सर्विसेज देने वाली महिलाओं को उसका छोटा सा हिस्सा मिलता है, जबकि बाकी कमाई कनेक्टर्स, पार्टी ऑर्गेनाइजर्स और क्रिमिनल ग्रुप्स के बीच बंट जाती है। UNODC जैसी एजेंसीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडेलिन में ड्रग्स, नाइट लाइफ और यौन ट्रेड का कनेक्शन काफी गहरा हो चुका है। हालांकि प्रोस्टिट्यूशन मेडेलिन में कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन टूरिज्म बूम और फॉरेन मनी आने के बाद इसका स्केल पूरी तरह बदल गया। हालात ये हो गए कि मेडेलिन के बारे में एक कहावत काफी पॉपुलर हो गई कि अगर मेडेलिन पर छत डाल दी जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रोथल लग सकता है। मेडेलिन में लगातार बढ़ते यौन टूरिज्म के लिए वेनेजुएला का भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस भी एक बड़ी वजह बना। जब वेनेजुएला की इकोनॉमी बुरी तरह टूटने लगी तो लाखों लोग अपना देश छोड़कर कोलंबिया आने लगे। इनमें बड़ी संख्या लड़कियों और महिलाओं की थी जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम की तलाश में थी, लेकिन नए देश में उनके पास न स्टेबल इनकम थी और न ही सपोर्ट सिस्टम। ऐसे में सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत सी वेनेजुएलियन वुमेन उन लोगों के जाल में फंसने लगी जो उन्हें इजी मनी और टूरिज्म जॉब्स का लालच देते थे। शुरुआत में उन्हें पार्टीज, क्लब्स या हॉस्पिटैलिटी वर्क का सपना दिखाया जाता, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यौन व्यापार की दुनिया में धकेल दिया जाता। रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 80% वेनेजुएलियन महिलाएं इस अंधेरी दुनिया में सिर्फ सर्वाइवल के लिए एंटर करती है, लेकिन इसके बावजूद करीब 71% सेक्स वर्कर्स को बेसिक नीड्स जैसे खाना और रेंट कवर करने में भी दिक्कत होती है। इतना ही नहीं, कोलंबिया में रह रही वेनेजुएलियन सेक्स वर्कर्स को अपनी वेनेजुएलियन आइडेंटिटी भी छिपानी पड़ती है, क्योंकि कई क्लाइंट्स इस आइडेंटिटी का फायदा उठाकर उन्हें कम पे करते हैं और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह सस्ते दाम पर अवेलेबल वेनेजुएलियन महिलाओं ने मेडेलिन को एक सेक्स टूरिज्म कैपिटल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। साउथ अमेरिका में ट्रैफिकिंग विक्टिम्स के लगभग 90% केसेस यौन शोषण से जुड़े होते हैं और उनमें मेजॉरिटी वेनेजुएलियन माइग्रेंट्स की होती है। देखते ही देखते मेडेलिन की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा यौन व्यापार से होने वाली कमाई पर टिकने लगा। होटल्स भर रहे थे, रेंटेड अपार्टमेंट्स महंगे होते जा रहे थे, क्लब्स रात भर पैक्ड रहते थे और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स पहले से ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। लेकिन 2020 में जब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा, तब इस चमकती नाइट लाइफ के पीछे छिपी असली तस्वीर बाहर आने लगी। क्लब्स बंद हो गए, टूरिस्ट गायब हो गए और हजारों महिलाएं जो डेली इनकम पर डिपेंडेंट थी, अचानक बिना पैसे के रह गई। मजबूरी इतनी बढ़ गई कि बहुत सी महिलाएं लॉकडाउन के दौरान भी चोरी छिपे क्लाइंट्स के पास जाने लगी, क्योंकि उनके पास रेंट और खाने तक के पैसे नहीं होते थे। कोलंबियन गवर्नमेंट ने सेक्स वर्कर्स के लिए $30 से $60 की सब्सिडीज भी अनाउंस की, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इतना स्लो था कि कई लोगों तक मदद समय पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन इसके बाद जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुआ, एक बार फिर मेडेलिन की नाइट लाइफ पहले से भी ज्यादा तेजी से वापस लौटी। लेकिन इसके बाद एक्सप्लॉइटेशन का वो अंधेरा खेल भी लौट आया, जिसमें आज भी काउंटलेस महिलाएं और यहां तक कि कम उम्र की लड़कियां फंसती चली जा रही है। कई बार पुलिस रेड्स के दौरान होटल्स, बार्स और क्लब्स में फॉरेनर्स को नाबालिग लड़कियों के साथ पकड़ा भी गया। एक बार एक 36 साल के अमेरिकन टूरिस्ट को एक होटल में 12 और 13 साल की 2 लड़कियों के साथ पकड़ा गया, लेकिन लोगों का गुस्सा तब और भड़क गया जब उसे मामूली फाइन लगाकर छोड़ दिया गया। इसके बाद पूरे कोलंबिया में प्रोटेस्ट होने लगे और लोग सरकार पर चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन को रोकने में नाकाम रहने के आरोप लगाने लगे। हालांकि कोलंबिया में एडल्ट प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ किसी भी तरह की यौन गतिविधि पूरी तरह से लीगल है और पकड़े जाने पर कई साल की सजा हो सकती है। लेकिन रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस में सामने आया कि कुछ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स इस लॉ को बाईपास करने के लिए फेक आईडीज बनाकर लड़कियों की उम्र ज्यादा दिखा देते हैं। इससे उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि 18 साल से ऊपर की लड़कियों के मामले में फिर कंसेंट का मुद्दा आ जाता है।
ऐसे कई मौकों पर फेक आईडीज, इनफॉर्मल नेटवर्क्स और लूप होल्स के कारण कानून हमेशा कमजोर पड़ जाता था। लेकिन जनवरी 2024 में जब एक अमेरिकन टूरिस्ट को कम उम्र की लड़कियों के साथ पकड़ा गया और पूरे देश में आउटरीच फैल गया, तो मेडेलिन के मेयर फेडरिको ग्यूटेरेस को सख्त कदम उठाने पड़े। उन्होंने प्रोवेंजा और एल पोब्लाडो जैसे टूरिस्ट हैवी एरियाज में प्रोस्टिट्यूशन को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही यहाँ क्लब्स और बार्स के क्लोजिंग आवर्स कम कर दिए गए, पुलिस प्रेजेंस बढ़ा दी गई, रैंडम आईडी चेक शुरू किए गए और होटल्स और एयरबीएनबीज अपार्टमेंट्स पर भी नजर रखी जाने लगी। लेकिन मेयर के इस कदम का होटल, बार और पब ओनर्स ने जमकर विरोध किया, क्योंकि इससे उनका धंधा चौपट होने लगा। आज मेडेलिन में लग्जरी शॉर्ट टर्म रेंटल्स एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। ऐसे में इन लोगों को पता था कि अगर ये बैन ज्यादा दिनों तक चला तो वो जल्दी ही सड़क पर आ जाएंगे। इसी वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह लागू नहीं हो पाए और सिचुएशन में कोई बड़ा सुधार नहीं आ पाया। इसके बाद अथॉरिटीज ने कुछ और कदम भी उठाए। एयरपोर्ट्स पर सस्पिशियस फॉरेन टूरिस्ट की चेकिंग बढ़ाई गई। एंजल वॉच जैसे प्रोग्राम्स के जरिए उन फॉरेनर्स की पहचान की जाने लगी जिनका बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों का रिकॉर्ड रहा है। कई लोगों को कोलंबिया पहुंचते ही वापस डिपोर्ट तक कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद मेडेलिन की हकीकत पूरी तरह नहीं बदली और एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम प्रयासों के बावजूद मेडेलिन आज भी कोलंबिया की सेक्स टूरिज्म कैपिटल के रूप में बदनाम है।